हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप सो यू आर वेरी वेल। आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्णमाला की चौथी क्लास। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? तो डिस्कस करेंगे कि जो अनुस्वार है, विसर्ग है, यानी ट्रेडिशनल जो शब्द होते हैं, ट्रेडिशनल जो मात्राएं होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले क्या बात की थी हमने, किस पे चर्चा की थी? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो दोस्तों, इससे पहले आपको पता है हमने सजातीय स्वर जो है, विजातीय स्वर, उन पे बात करी थी। इसके अलावा और जो हमने जिह्वा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर कौन से होते हैं, और मुंह को खुलने के आधार पर कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो ऐसी चीजें डिस्कस की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, ट्रेडिशनल जो शब्द हैं, स्वर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? तो वर्णमाला का चौथा पार्ट। वर्णमाला का चौथा पार्ट, तो उसमें क्या है, हम उनमें बात करेंगे। यानी हमारा टॉपिक रहेगा परंपरागत 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 अतिरिक्त वर्ड। ठीक है, एडिशनल। ठीक है, ये वाली डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब इसके बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं? तो ये दोस्तों तीन तरह से डिफाइन होता है। ये तीन तरह से कैसे डिफाइन होता है? ये होते हैं आपके, ये होते हैं सबसे पहले क्या, कौन कौन से वर्ड होते हैं? ये होते हैं आपके, देखिए, हाँ, नंबर एक ये होता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक अनुसार अनुनासिक वर्ड होते हैं। अब अनुनासिक क्या होते हैं? इसका मतलब होता है जैसे कि चंद्र बिंदु, आप मान सकते हैं इसको। क्या मान सकते हैं? चंद्र बिंदु। अब इसके अलावा और क्या मान सकते हैं? उसके बाद में एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार। अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार को बोलते हैं अंक की बिंदी। अंक की बिंदी, ये जो छोटी अंग होती है, जो हमारी ये छोटी अंग होती है, और इसके ऊपर ये बिंदी लगी होती है, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। अच्छा, इसके अलावा बड़ी अंक की जो बिंदी होती है उसकी बात करेंगे। तो वो क्या होती है? वो होती है आपकी विसर्ग। वो क्या होती है? विसर्ग। तो ये जो है हम, इसमें जो है ये वाली बिंदी जो होती है, ये बात करेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो बड़ी अंक की बिंदी है, यानी बड़ी अंक के पीछे आपने कभी देखा होगा, ये जो है बड़ी अंक के पीछे दो जो है बिंदी लगी होती हैं पीछे, आपने अगर नोटिस किया हो तो। अब यहाँ पर छोटी अंक की बात करते हैं हम। तो छोटी अंग जो है उसके ऊपर यहाँ पर बिंदी लगी होती है। तो अब इसको क्या बोलते हैं? इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं, और इसको अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक का मतलब ये होता है कि ये जो है ना की, जैसे ना की ध्वनि इससे उत्पन्न होती है। जैसे हमने लिखा चंदा, चंदा, तो ये तो किसकी बिंदी आई इसमें? अंग की। लेकिन अगर हम इसको क्या लिखते, अगर हम इसको लिखते चांद, चांद। अगर हम चांद लिखते तो क्या लिखते? हम लिखते इसको, हम इसको लिखते चांदनी, चांदनी, चांदनी। तो चांदनी लिखते। तो अब इसमें आपको दिखाई देता कि यहां पर जो है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु यूज किया गया है, चंद्र बिंदु यूज किया है। तो ठीक है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझाते हैं। अब तक तो मैंने ये बताया आपको कि ये चीज होती क्या है। अब तक तो आपको मैंने यही बताया कि ये चीज होती क्या है, लेकिन अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं आपको समझाऊंगा इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें नाक से कम जो है, मुख से ज्यादा, नाक से कम और मुख से ज्यादा जो है वायु निकलती है, उसको उच्चारण करने में उसको क्या कहते हैं? उसको हम अनुनासिक कहते हैं। यानी जिसमें, लिखिए आप, जिसमें जिसमें नाक से कम, जिसे बोलने पर, या जिसमें नाक से कम और मुख से, नाक से कम, मुख से ज्यादा ज्यादा वायु वायु निकलती है। क्या होता है? निकलती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? वो जो है, अब उसको क्या बोलते हैं? हम जो है अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक कहते हैं। इसके अलावा अब आप सोच रहे हैं किस में? तो उच्चारण करने में,
उच्चारण का मतलब क्या होता है उच्चारण करने में? तो उच्चारण का मतलब क्या होता है? उच्चारण का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बोल रहे होते हैं, उसका मतलब होता है उच्चार करना, उसको बोलना। ठीक है, तो अब जैसे हम चांद लिखेंगे तो चांद, तो नाक से जो है क्या है, कम आ रही है, लेकिन मुंह से ज्यादा जो है वायु निकल रही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूज कहां होता है, तो इसे यह तद्भव, जो हिंदी के तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं हिंदी के, जो तत्सम और तद्भव आपने देखे होंगे, तो जो तद्भव शब्द जो होते हैं वहां पर जो है हिंदी में, हिंदी के जो तद्भव शब्द होते हैं उसमें ऐसे यूज किया जाता है शब्दों में, शब्दों में, शब्दों में यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसको किस में यूज किया जाता है? तत्सम और तद्भव शब्दों में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा शब्दों में प्रयोग होता है, ऐसे लिख लो इसको। इसके बाद में अब मैं उदाहरण दे दूं थोड़े से आपको एग्जाम्पल। अब उदाहरण देना इसलिए जरूरी है कि आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे अब मैंने लिख दिया दांत, क्या लिख दिया? दांत। तो दांत में क्या आएगा? दांत में यही आएगा। अब मुझे लिखना है गांव, गांव। अब जैसे अब मुझे लिखना है गांव, तो गांव में भी आपने देखा होगा चंद्र बिंदु आता है। इसके अलावा मैंने लिख दिया इसके अलावा मैंने लिख दिया कांटा, कांटा, कांटा लगा। आपने सुना है कांटा लगा, तो कांटा जो है कांटे में भी यही आएगा। ठीक है, चंद्र बिंदु लगेगा ऊपर। इसके अलावा 5 शब्द देखा होगा आपने, 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 का शब्द होता है, उसमें आपने देखा होगा चंद्र बिंदु लगता है 5। ठीक है, इसके अलावा और कहां चंद्र बिंदु लगता है आपको? ऐसे बहुत सारे शब्द उदाहरण के तौर पे मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इनको देखते रहिएगा। इसके अलावा जो है 5 हो गया, इसके बाद और कुछ हो सकता है। हाँ, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था चांद, चांद सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो सकता है इसका, चांद, चांदनी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं अनुस्वार की, अनुस्वार। अब इसमें क्या होता है अनुस्वार में? अब अनुनासिक में ऐसा था कि नाक से जो है कम वायु निकल रही थी, मुंह से ज्यादा वायु निकल रही थी, लेकिन अनुस्वार में ऐसा नहीं होगा। अनुस्वार में ऐसा क्या होगा? इसमें नाक से वायु ज्यादा निकलेगी, मुंह से वायु कम निकलेगी। जैसे जैसे अभी आपको मैं बता दिखाता हूं कि आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, तब आपको समझ में आएगा। तो जिसमें, ये लिखिए, जिसमें नाक से अधिक, जिसमें नाक से अधिक मुख से कम, नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुस्वार कहते हैं। यानी उसको अनुस्वार कहते हैं जिसमें नाक से जो है अधिक और मुंह से कम निकलती है वायु, उसको क्या कहते हैं? उसको हम जो है अनुस्वार कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ यूज होता है? तो ये दोस्तों हिंदी के जो तत्सम और तद्भव होते हैं उनमें यूज होता है। तो अब आपने देखा होगा कि तत्सम जो है हिंदी, तद्भव जो है किसका शब्द है? ये किसका शब्द है? तो ये जो है हिंदी का शब्द है। हिंदी का मतलब संस्कृत से आया हुआ शब्द, उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हिंदी में जो संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो अब यह कहाँ यूज होता है? यह संस्कृत में यूज होता है। यह संस्कृत, यह तत्सम, यानी संस्कृत के शब्दों में, शब्दों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, या होता है या होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि इसके थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? अब यहां पर लिखते हैं हम उदाहरण, उदाहरण।
वो हो सकते हैं आपके, जैसे सबसे पहला मैं लिखता हूं चंद्र, चंद्र। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या लिखना होगा, उसके बाद लिखता हूं अगला दंत। चंद्र को चांद बोलते हैं, तद्भव रूप चंद्र का चांद होता है, दंत का दांत होता है। तद्भव रूप जो है संस्कृत से जब आपने तत्सम तद्भव पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसके अलावा कंटक, कांटे को क्या बोलते हैं, कंटक, कंटक। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पांच होता है उसको क्या बोलते हैं, पंच, पांच को बोलते हैं पंच, पांच को पंच बोलते हैं, ठीक है, पांच को पंच पंच बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं गंगा, गंगा में यूज होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं संयम, संयम में यूज हो सकता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा, तो इधर जो है ये जो है क्या है, ये अनुस्वार है। इसके अलावा अब हम आपको थोड़ा सा ये विसर्ग भी बता देते हैं कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग भी आपको मैं बता देता हूं कि विसर्ग क्या होता है। तो संस्कृत के बाद जो ये जो विसर्ग जो होते हैं ये संस्कृत के शब्दों में यूज होता है। आपने देखा होगा संस्कृत का कोई भी वर्ड जब लिखा जाता है तो उसके पीछे जो है इस दो बिंदुओं का यूज किया जाता है जो विसर्ग की बिंदुएं होती हैं, ठीक है। तो संस्कृत के शब्दों के स्वर के बाद जो है इसको यूज किया जाता है, संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इसे इसे संस्कृत के शब्दों में स्वरों के या स्वर या स्वरों के बाद, या स्वर लिखूं, बहुवचन नहीं लिखना चाहिए हमें, स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है या होता है, ऐसे बोल सकते हैं, होता है, होता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अब आपके समझ में तो ये तो आ गया होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि मतलब हमें जो है एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण सबसे पहले आपने देखा होगा रामायण में एक चौपाई है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुर नावय माथा। इसका मतलब क्या है कि राम जी जो है सुबह उठकर, राम जी सुबह उठकर अपने माता पिता को, प्रातः का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सबसे पहले उठकर जो राम भगवान जो हैं, राम जी जो हैं, रामचंद्र जी जो हैं, वो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो यही चौपाई मैंने रामायण से ली है। तो उसी का एक शब्द है कि प्रातः, आपने देखा होगा प्रातः, प्रातः, इसमें काल भी जोड़ सकते हो, प्रातः काल, प्रातः काल, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा अगला और एग्जांपल क्या हो सकता है, अगला एग्जांपल तो वो हो सकता है आपका अतः, अतः, ठीक है, हाँ, अतः, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो आपने देखा होगा दुख, दुख ऐसे लिखा देखा होगा आपने। दुख के अलावा और क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं प्रातः, प्रातः माने, प्रातः माने सबसे पहले या जल्दी, एक तरीके से पहले या जल्दी, प्रातः का मतलब ये होता है। तो ये तीन चार आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ नोट्स पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसको हटाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बहुत अच्छे वर्ड हैं, अच्छी तरह से सीखेंगे तो मज़ा आएगा आपको, ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी हिंदी के मामले में। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है क्लास। तो देर ना करते हुए आप अपने जो है लक्ष्य पर कायम रहें, आप अपना जो है बढ़िया से पढ़ाई करें, और इस बार वर्दी जो है स्टार जो लगने चाहिए आपके कंधों पे, ठीक है, कंधों पे सितारे
जो है लगने चाहिए, और जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके हाथ में जो है वो थानेदार बनने चाहिए, हाथ में डंडा मिलना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं, इसके नोट पॉइंट हैं कि इसके बारे में जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी हैं वो क्या मत रखते हैं अपना। तो यहां पर सबसे पहले हम डालते हैं नोट। नोट तो नोट में क्या है, नोट में अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है, उसके बारे में इन्होंने बात की है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है पंडित किशोरी प्रसाद, जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी हैं वो कहते हैं, वाजपेयी पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार जो ये जो अनुस्वार हैं और विसर्ग हैं, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। क्या नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। ठीक है। तो ये आप नोट पॉइंट में लिखें इस बात को, यह व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले प्रयोग जो है नहीं आते। ठीक है। जो ये है इनको जो है प्रयोग पहले नहीं किया जाता, इनको बाद में आते हैं ये। ठीक है। हाँ, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये व्यंजनों की तरह स्वर से पहले प्रयोग नहीं होते। ठीक है, नहीं होते, बाद में आते हैं, बाद में आते हैं। ये बात कौन कह रहा है कि ये बाद में वो आते हैं? ये बात कह रहे हैं आपके पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी। कौन कह रहे हैं? पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी कह रहे हैं कि ये जो है व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले नहीं आते, ये हमेशा जो है बाद में आते हैं। ठीक है। अतः इनको अयोगवाह कहा जाता है। इनको जो है क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा गया है। तो यहां पर उन्होंने कहा है अतः इनको अयोगवाह कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा गया है। ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप कह रहे होंगे कि इनके एग्जाम्पल हमें बताए जाएं। तो दोस्तों एग्जाम्पल बिल्कुल बताए जाएंगे, आप टेंशन फ्री रहें। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो वो देख सकते हैं कि यहां पर जो है आप देखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल है ठंड। ठीक है। क्या है? ठंड। ठीक है। और ठंड जो है यहां पर आप देख रहे हैं, उसके बाद में अगले और अतः का मतलब ये, अब ठंड में क्या है, यहां पर जो है देखो इसको स्वर से पहले यूज नहीं किया जा रहा है, इसको व्यंजन से पहले यूज नहीं किया जा रहा है, इसको बाद में यूज किया जा रहा है। ठंड, ठंड। अब जैसे यहां पर ठ, अब ठ के बाद न की ध्वनि आ रही है, पहले ठ फिर अ फिर न, ठंड। अब जैसे ठ प्लस अ प्लस न, यही तो आ रही है, यही तो यूज हो रहा है। न का मतलब क्या है? अंक की बिंदी, जो अनुस्वार बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो आप यहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा।
तो ये एक एग्जाम्पल तो इसका ये हो गया कि आप ठंड में यूज करके देख सकते हैं कि ठंड में जो है बाद में आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठा ठटेरा, उसके बाद में प्लस आ, उसके बाद में प्लस अंकी बिंदी, ठीक है, ऐसे आप मान सकते हैं। इसके अलावा अगला जैसे स्वर है, अगला है अतः। अतः, अब ये अतः में देखिए आप फिर प्लस त, ठीक है, फिर प्लस आ, फिर जो है प्लस अंकी जो है बिंदी उसके बाद आएंगे, ठीक है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अलावा आगे फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि प्रातः। अब प्रातः में आपको क्या देखना है, तो प्रातः में भी ऐसे ही है, आप देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि जैसे प्रातः है तो प, ठीक है, प के बाद में क्या आ जाएगा, प, फिर उसके बाद में आ जाएगा र, और कितना र, ये र पूरा होता है, ये र पूरा होता है। इसके बाद में जो है ये वाला र जो होता है, जो ऊपर उड़ाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ये आधा र होता है, ये र जो है ऐसे होता है। लेकिन अगर जो है क्रम में अगर आधा र आगे की तरफ काउंट किया जाता है तो जो है ये तो आगे का होता है, ये आगे यूज किया जाता है। लेकिन ये वाला जो क्रमिक, जैसे क्रम लगा हुआ क्रम, तो ये वाला रा यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा कार्य, कार्य, तो कार्य में आपने देखा होगा ये वाला जो रा है वो यहाँ पर यूज होगा। लेकिन अगर आपने लिखा क्रम, क्रम, तो क्रम में ये वाला जो रा है वो यहाँ पर यूज होगा, यानी क के बाद और र से पहले, म से पहले, तो क्रम। तो ये आप रा का सिस्टम देख सकते हैं। वैसे मैंने पिछली क्लास में ये बताया था और आगे भी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो क्रम हो गया यहाँ पर, क्रम। और यहाँ पर प्रातः, तो अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए बड़ा आ यहाँ, उसके बाद में प्लस, और फिर उसके बाद में तो, फिर प्लस के बाद उसके बाद में अ, फिर उसके बाद में फिर अंक की मात्रा आएंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको देख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आगे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि तत्सम तद्भव में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। व्यंजन स्वर से पहले आता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर से हमेशा पहले आता है। व्यंजन जो है स्वर से हमेशा पहले आता है, और हिंदी में कोई दो स्वर जो होते हैं वो एक साथ नहीं आते, ठीक है। वो जो है हिंदी में कोई भी दो स्वर जो होते हैं वो एक साथ नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। वह क्रिया शब्द न हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम व्यंजनों की। स्वर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और इस क्लास में और पिछली क्लास में, ठीक है। तो अब इनको हम हटाते हैं, ये अतिरिक्त वर्ण थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो व्यंजन अपने आप में बहुत ही जो है अहम होता है, और एक जो है मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा आगे आने वाले समय में, जिससे आप इनको अघोष सघोष ये सारी चीजें याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर टॉपिक है हमारा व्यंजन। व्यंजन, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स, ठीक है। हाँ, तो लेकिन हम हिंदी में ही बताएंगे क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं जैसे का, ठीक है, फिर खा, फिर ग, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम घ, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे अ, ठीक है। हाँ, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा फिर हम लिखेंगे चा, फिर छ, ठीक है, उसके बाद में ज, फिर झ, फिर ञ। इसके अलावा आगे फिर टा, ठ, ड, ढ, ण, ये। इसके बाद में हाँ, आगे हम बात करते हैं ता, थ, द, ध, न, ठीक है। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं आपके त के बाद क्या आता है, तो आपको पता होगा प, फ, ब, भ, और उसके बाद में म, ठीक है।
इसके बाद आगे य, र, ल। लेकिन अभी हम य, र, ल ये जो है वर्ड जो है अंतस्थ व्यंजन है, इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अब अभी इतना ही देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है कि ये वाली जो रो होती है, अब मैं काली पेन का यूज करूँगा। देखिए ये सबसे पहले इनकी बात करते हैं, ये क्या है। अब ये क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, ये क्या है। ये जितने भी वर्ड हैं, ये जितने इस रो में आने वाले जो सब जो वर्ड हैं, इनको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है, व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। अब इसके बाद में हम इस वाली रो जो होते हैं, ये वाले रो हैं, ये जो च, छ, ज, झ है, जो चार शब्द हैं, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? हम इनको बोलते हैं स्पर्शी। स्पेशल जो वर्ड हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन ये क्या है? ये स्पर्शी व्यंजन है। क्या है? ये स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? च, छ, ज और झ, ये जो है स्पर्शी व्यंजन है। इसके अलावा आगे जो है ये नीचे जो बचे हुए शब्द हैं उनकी भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, उनकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर, हाँ, ये स्पर्शी हैं, माफ करना, ये स्पर्शी व्यंजन है। और ये जो है स्पर्श संघर्षी। ये कौन से हैं? ये स्पर्श संघर्षी, ये स्पर्श संघर्षी हैं, ये वाले, ये वाला, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है, एक बार। और उसके बाद जो है, उसके बाद ये वाले जो पांच जो है ये नासिक व्यंजन है। ये अनुनासिक तो है ही, लेकिन ये जो है नासिक के हैं। कौन से हैं? नासिक। ये नासिक व्यंजन है। कौन से हैं? नासिक के व्यंजन हैं ये वाले, ठीक है। कौन से? य, ड, न, म, ठीक है, ये नाक से बोले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करने वाले हैं जो वर्गीय व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो 25 है। हाँ बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 और 5 25, ठीक है। यानी वर्गीय व्यंजनों की संख्या, एक नोट पॉइंट लिखें, वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 है। कितनी है? 25, ठीक है। कितनी है? 25। अब आप कहेंगे 25 को डिफाइन कीजिए, तो बिल्कुल करेंगे साहब। 16 जो होते हैं इसमें, 16 क्या है? 16 जो है ये 16 में ये वाले, ठीक है, ये वाले और ये वाले, ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। ये क्या है? सभी स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? स्पर्शी। 16 जो है स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद में अगले 16 स्पर्शी, उसके बाद में 4 जो हैं, 4 कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी कितने? 4 जो हैं स्पर्शी संघर्षी हैं। और उसके बाद में 5 जो हैं ये नासिक हैं, +5 जो नासिक हैं। तो अब इन टोटल मिलाकर के जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनका टोटल जब बनाएंगे तो वो टोटल क्या है? जैसे 16 क्या आ गए? 16 आपके कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी नहीं, 16 क्या हुए? स्पर्शी व्यंजन, सिर्फ स्पर्शी। और 4 कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी। और इसके बाद में जो 5 हैं वो क्या हुए? नासिक, यानी नाक से बोले जाने वाले, ठीक है, नाक से बोले जाने वाले शब्द जो है। तो आप देख सकते हैं नाक से कौन कौन से बोल रहे हैं हम। ये बोल रहे हैं, ये वाला बोल रहे हैं, पीछे ना बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? नासिक व्यंजन है। इसके अलावा ये कौन से हैं? ये जो ये वाले जो 4 पे में जो गोला कर रहा हूँ, गोला, ये कौन से? स्पर्श संघर्षी हैं। और बाकी जो सभी हैं विदाउट जो गोला हैं वो क्या है? वो सब स्पर्शी व्यंजन है।
और इस पर संघर्षी कौन से हैं, संघर्षी जो है ये गोले के भीतर जो है वो संघर्ष कर रहे हैं सब, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा और क्या आपको बताना है, अब हम बात करने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आपको यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अंतस्थ 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 व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन में आप देख सकते हैं य र ल व, कौन से, य र ल व, य र ल व, ठीक है, कौन से, य र ल व, कौन से, य र ल व, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब अंतस्थ व्यंजन है। तो इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं, अच्छा इनको डिफाइन किसने किसने किया है, तो वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगा। ये कभी कभार इसमें से या और व जो है, य और व ये दो शब्द ऐसे हैं जो स्वरों के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व, य और व, य और व ये दोनों ऐसे शब्द हैं, इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्या बोलते हैं इनको, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो अब आपके माइंड में, दिमाग में सवाल चलने लगा होगा कि अर्ध स्वर कैसे कहते हैं, आप हमें बताइए। तो अर्ध स्वर ऐसे बोलते हैं, इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि या का देते हैं, सबसे पहले या को लेते हैं यहाँ पर। अब या का सीन क्या है, जैसे आपने लिखा, आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, आपने एक काम लिखा, आपने लिखा यहाँ पर कौवा, क्या लिखा, कौवा, आपने कौवा लिख दिया। अब जो कौवा ऐसे ही लिखा जाता कौवा। अब कौवा को जब अब आप जो है दूसरे रूप में दूसरी बार भी यूज कर सकते हैं, आपने देखा होगा, दूसरी बार ऐसे यूज कर सकते हैं, कौवा को आप लिख सकते हैं कौवा, कौवा। अब ये क्या है, इसकी जगह पे तो आ गया क्या, कौन आया इसकी जगह पे, वावन, वावन आया इसकी जगह पे। तो ये तो हो गया किसका, ये किसका हो गया, ये वावन का हो गया, ये वावन का हो गया, माफ करें, वावन का हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें या यज्ञ का बताऊंगा कि यज्ञ का कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुएं, और एंड में आपने देखा वस्तुएं। तो वस्तुओं को कैसे कैसे लिखा जाता है, तो आप, मैं सबसे पहले एग्जांपल दिखा रहा हूं यहां पर, महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं आपने ऐसे लिखा देखा होगा। अब महिलाएं जो है, अब दूसरे रूप में इनको कैसे लिखेंगे, अब इसका दूसरा रूप आपने देखा होगा, कौवा को कौवा लिखा हो, ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, महिलाओं को दूसरी तरीके से लिखेंगे महिलाएं। आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा महिलाओं को, ठीक है, महिलाएं। अब इसके बाद में एक और मैं बता देता हूं, जैसे या यज्ञ का, जैसे यहां पर लिखा आपने आइए, आइए, आइए। अब आइए को आपने जो है ट्रांसफर किया स्वर में, तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आइए, 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 ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि जो है ये कैसे यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इनको इसलिए अर्ध स्वर कहते हैं कि ये कभी कभी स्वर की जगह भी यूज हो जाते हैं, ये क्या कोई स्वर की जगह पे यूज होने वाले शब्द हैं, ठीक है। इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो हैं, उन्होंने इनको जो है संघर्षहीन व्यंजन की जो है संज्ञा दी है। इन्होंने, भोलानाथ तिवारी ने इनको, जो भोलानाथ तिवारी हैं, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक प्रोफेसर रहे हमारे भारत के। तो दोस्तों उन्होंने हिंदी के विशेषज्ञ रहे। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो हैं, इन्होंने इनको संघर्षी जो है व्यंजन, ठीक है, क्या संघर्षहीन व्यंजन जो है कहा है इनको, इनको संघर्षहीन व्यंजन की संज्ञा दी है, क्या दी है, संघर्षहीन व्यंजन की जो है संज्ञा दी है इनको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो दो आपको समझ में आ गया होगा स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क ख ग घ और ट ठ ड ढ और त थ द ध प फ ब भ, यानी 16 जो हैं आपके कौन से हैं, 16 स्पर्शी व्यंजन हैं, 16 स्पर्शी व्यंजन हैं। और इस पर संघर्षी आपके 4 हैं, कौन से, च, छ,
और ज और झ, ये 4 जो है संघर्षी स्पर्शी हैं। इसके अलावा जो 16 हैं वो सभी क्या हैं, वो जो है स्पर्शी व्यंजन हैं। इसके बाद में 5 क्या हैं, 5 ये नासिक व्यंजन हैं जो नाक से द्वारा बोले जाते हैं। अनुनासिक और नासिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो डोंट वरी। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, इसके बाद में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले, मिटाने वाला कहाँ गया भैया, हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो है आप क्या करें, आप इसको दोबारा देखें, 3 बार देखें। और इसके बाद क्या है, इसके जो PDF नोट्स हैं वो आपको अवेल करा दिए जाएंगे, तो उनको डाउनलोड करें, उनको पढ़ें, ठीक है, बार बार पढ़ें। ये जो कंटेंट है ये मुझे तो जो है याद ही है, और मैंने नोट्स भी बनाए अपने जो भी हैं। और लेकिन इनके बाद जो है ये कई किताबों से 30 किताबों को पढ़ने के बाद में ये जो है ये कंटेंट आपको मिल रहा है। इनको किसी पर्टिकुलर अगर आप एक किताब में अगर ढूंढना चाहेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें इसमें से छूट सकती हैं, और हो सकता है मैं जितना डिटेल में बता सकता हूँ आपको या बता रहा हूँ उतना आप और दूसरी जगह से उतना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो सब जो है हलवा जो हाईलाइट्स होते हैं उनको पढ़ाते हैं, डीपली कोई नहीं जाता। इसमें क्या है, हिंदी एक ऐसी भाषा है, ये प्रैक्टिकल भाषा है, जिसको जितना प्रैक्टिकल करके आप समझाओगे उतना जल्दी और अच्छे से समझ में आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको जो है अच्छे से इसको पढ़ना समझना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम ऊष्मीय व्यंजनों की बात करते हैं। किसकी, ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन देखिए फटाफट से मैं आपको करवा देता हूं 1 मिनट में, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, उनकी जो है परिभाषा क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले आज आपको एक जो है कहानी सुनाते हैं, हम आपको एक शायरी सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं। शायरी क्या सुनाते हैं कि जंग जीतता वही है, कि जंग जीतता वही है कि जिसके हौसलों में जान होती है। यानी जंग जीतता वही है जिसके बाजुओं में जान होती है। जंग जरूरी नहीं, जंग जीतता वही है जिसके बाजुओं में जान होती है। जरूरी नहीं कि वही जीते, जरूरी नहीं कि वही जीते, जंग तो वही जीतता है जिसके हौसलों में उड़ान होती है, जिसके हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन को आप जो है अपना ध्येय वाक्य बनाएं कि जो है जो जंग है वो आप तभी जीत सकते हैं जब आपके हौसले जो हैं बुलंद हों। हौसले बुलंद होने से क्या होता है कि आपके अंदर जो ब्लड में, जो आपका ब्लड है, जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, आपकी बॉडी को जो चला रहा है, जो बॉडी में आपकी में एनर्जी को इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है, तो उस ब्लड में जब तक आपकी जो है गर्मी नहीं होगी, जोश नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, तब तक आप जो है उतनी जो डेडिकेशन से उस काम को नहीं करेंगे। और बिना डेडिकेशन से किया गया कार्य असफलता की तरफ जो है ले जाता है, असफलता की तरफ इशारा करता है। तो आप पूरे जोश और जुनून के साथ जिस किसी काम को करें तो पूरी निष्ठा भावनाओं के साथ करें। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं ऊष्मीय व्यंजन। किसकी, ऊष्मीय व्यंजन। यहां पर डालता हूं मैं हेडिंग ऊष्मीय, ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है बेटा, ऊष्मीय व्यंजन। अब हम बात करने वाले हैं ऊष्मीय व्यंजन में क्या पढ़ेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास जो है खींचना, क्या करना, जो जोर से श्वास को खींचना पड़ता है, उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनको सांस को जोर से, जिनको बोलने में सांस को जोर से खींचना पड़ता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजन का मतलब होता है कि गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है अंदर से, जब हमारे हीट जो वायु है, जो गर्म हवा है, वो बाहर निकलती है, आपने देखा होगा। अब आप पढ़िए, जैसे मैं आपको संघर्षी व्यंजन लिखवा रहा हूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तब मजा आएगा। जिन वर्णों को बोलने में या उच्चारण करने में, उच्चारण का मतलब भी बोलना ही होता है। उच्चारण में जोर से सांस खींचना,
जोर से श्वास, श्वास का मतलब श्वास, श्वास, श्वास खींचना, जोर से श्वास खींचना पड़ता है, पड़ता है, जोर से श्वास खींचना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। यानी श्वास खींचने का मतलब ये है कि गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, गर्म ऊष्मा, गर्म ऊष्मा बाहर, शरीर से गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, गर्म ऊष्मा, वायु बाहर निकलती है, ठीक है। तो जो है उसको क्या कहते हैं, उनको हम जो है क्या कहते हैं, उन्हीं को हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल नहीं, प्रैक्टिकल आई मीन। सो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है ना स, इसके बाद में स, श, फिर उसके बाद में श, फिर उसके बाद में ह, श, ह। अब के ये 4 वर्ड मैंने लिखा है, यही ऊष्मीय व्यंजन है, तो आप देख सकते हैं इनको आप लिख लीजिए एक बार। स, श, श। अब श को बोलो, ह को बोलो, अब अंदर से क्या होगी, आवाज, हवा निकलेगी आपके, वायु, जैसे श, अब सीटी बज रही है ना, स, श, श, श। अब यहां पर हम सपेरा ले बोलेंगे, अब सपेरा बोलेंगे तब भी कैसे, सीटी बज रही है ना, बाहर निकल रही है ना, सपेरा, 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 सपेरा। अब ये है ना षटकोण, षटकोण, श, श, श निकल रही है ना बाहर। इसके बाद में ह देखिए, ह, ह, श, 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 श। आपने देखा होगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये